बिहार के सारण जिले का सिताब दियारा गांव इतिहास का चमकता दर्पण सिताब दियारा में इठला रहा था। ऐतिहासिक दर्पण की इस आभा से एक कर्मयोगी को जन्म लेना था। वो तारीख भी आ गई जब 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ, जो आगे चलकर जेपी के नाम से मशहूर हुए। गांधी के बाद अगर इस देश में कोई ऐसा राजनेता पैदा हुआ जो सत्ता और दल की राजनीति से दूर रहकर जिसने जनता की राजनीति की, उसका नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश का जन्म अत्यंत साधारण परिवार में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, फिर बिहार के विद्यापीठ में शामिल हुए। यह तकदीर का तकाजा था कि ऊंची तालीम दिलाने की ताकत परिवार में नहीं थी। यही अभाव ताकत भी दे रहा था। होटल में वेटर का काम किया, लेकिन पढ़ाई जारी रखी। ऊंची तालीम के लिए अमेरिका गए। साल 1922 से 1929 के बीच का था, जब जेपी ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र का अध्ययन किया, एमए की डिग्री हासिल की। मुख्य यह है कि अमेरिका जाकर के जो उन्होंने पढ़ाई की, उसमें जो संघर्ष उन्होंने किया पढ़ने के लिए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, तो उसमें फूल के बगीचे से लेकर के होटल में वेटर तक का काम करना पड़ता था उनको। और इतना ज़्यादा अर्थ का संकट था कि वो दिन में काम करते थे, रात में पढ़ाई करते थे। इस कारण से अनुपस्थित भी रहना पड़ता था। हालांकि वो टॉप किए थे, वो इसके बावजूद टॉप कर गए थे और 4 विश्वविद्यालयों में उनकी पढ़ाई हुई थी। 1929 में जेपी अमेरिका से लौटे। दिल में भारत को आजाद देखने की लौ जल रही थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी तेजी पर था। जयप्रकाश ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का निश्चय किया। यहीं जेपी की मुलाकात महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से होती है। जब वो पटना में पढ़ते थे, इंटर के विद्यार्थी थे साइंस के, तो देश में कोलाहल था और उन्होंने एक सभा में भाषण सुना मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू का, जिसमें मौलाना आज़ाद के भाषण ने उनके मन को झकझोर दिया, जिसका यह संदेश था कि अगर आप आदर्शवादी नौजवान हैं तो देश के काम आना चाहिए। वो देश अपने नौजवानों को अपनाएगा, चूमेगा, जो उसकी आज़ादी के लिए आगे निकलेंगे। और उसी समय असहयोग आंदोलन का भी माहौल था। जेपी जिस इलाके के थे, बलिया, छपरा, ये इलाका बागियों का इलाका था। राष्ट्रीय आंदोलन की वहाँ गहरी परछाई और छाप थी। और गांधी जी और जवाहरलाल, सुभाष बाबू, इनकी गूंज हो ही रही थी। असहयोग आंदोलन का माहौल था। उस वक्त देश में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। जयप्रकाश ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन का हिस्सा बन गए। आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1932 में उन्हें 1 साल कैद की सजा हुई। गिरफ्तार कर वो नासिक जेल भेज दिए गए। जेपी जब अमेरिका से लौटे 1929-30 में, तो अमेरिका में कोई 6-7 बरस के प्रवास में वो वहाँ के मजदूर आंदोलन और नागरिक आंदोलनों के संपर्क में आए और पढ़ाई के दौरान मार्क्सवादी विचारधारा के महासागर में उनको शांति और दिशा मिली, रोशनी मिली, ऊर्जा मिली। तो एक पक्के मार्क्सवादी क्रांतिकारी के तौर पर वो भारत लौटे। नासिक जेल में जेपी की मुलाकात कांग्रेस के कई नेताओं से हुई। जेल की इस मुलाकात ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर का एक वामपंथी समूह था, जो समाजवाद में विश्वास रखता था। जब कांग्रेस ने 1934 में चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला लिया, जेपी और सोशलिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया।
कांग्रेस के असूल अलग हैं, हमारे अलग हैं, तो ये जो दुनिया को या लोगों को पिक्चर जाती है हमारी तरफ से वो ठीक नहीं है। तो हम तो सोशलिस्ट पार्टी, और हम यकीन करते हैं कि भाई ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये पब्लिक सेक्टर होना चाहिए वगैरह, क्योंकि कांग्रेस की पॉलिसी मिक्स इकोनॉमी थी, उनकी पॉलिसी थी कि भाई ये जो सोशलिज्म है। इनके मन में एक बात आई कि एक ऐसी पार्टी हो जो विचारधारा जिसकी मार्क्सवादी हो, लेकिन वो राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा ले सके। इस तरह की विचारधारा के कुछ लोग स्वाधीनता संग्राम के दरमियान जेल में बंद थे और नासिक जेल में थे, जिसमें बहुत बड़े बड़े नेता थे, मीनू मसानी थे या जयप्रकाश नारायण थे, अच्युत पटवर्धन। इन लोगों ने वहीं पर विचार किया कि एक पार्टी ऐसी बने जो कांग्रेस के अंदर हो लेकिन विचारधारा उसकी साम्यवादी हो, और इस कारण 1934 में इस पार्टी का गठन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन के पक्ष में भारत की भागीदारी का विरोध किया। 1939 में जयप्रकाश दोबारा गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिए गए। मौका पाकर जयप्रकाश अपने 6 सहयोगियों के साथ जेल परिसर लांघने में सफल हुए। उनकी नाराजगी ये थी कि एक योजना बनाई जानी चाहिए थी कि अगर हम सबको जेल में बंद कर देती है सरकार, जो कि होता है, तो फिर आंदोलन कैसे आगे चलाया जाएगा। तो इनके अंदर भी बेचैनी थी, ये भी बंद थे। तो उन्होंने हजारीबाग जेल में जो है उस बड़ी योजना बनाई और 6 लोग उसमें भागे। 1943 में जयप्रकाश और राम मनोहर लोहिया दोनों गिरफ्तार कर लिए गए, किंतु फिर फरार हो गए। जयप्रकाश जी रावलपिंडी पहुंचे और अपना नाम बदल लिया, किंतु ट्रेन में सफर करने के दौरान उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जयप्रकाश को लाहौर की काल कोठरियों में रखा गया। 1945 में उन्हें आगरा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। जेपी का स्वतंत्रता संग्राम में कूदना कोई आश्चर्य की घटना नहीं थी। ये जेपी के भीतर की चिंगारी थी जो लौ बन गई थी। हर घटना के बाद ब्रिटिश हुक्मरान जेपी को जेल में कैद कर देती थी। जेल में कई नेताओं से मुलाकात और उनकी बनाई रणनीति से एक नए जेपी का उदय हो रहा था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। आजादी के बाद जयप्रकाश नारायण ने आचार्य नरेंद्र देव के साथ मिलकर 1948 में कांग्रेस के समाजवादी दल का नेतृत्व किया। बाद में गांधीवादी दल के साथ मिलकर समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। इस बंटवारे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में गांधी के पीछे जेपी खड़े पाए गए। जिन थोड़े से लोगों ने बंटवारे के खिलाफ वोट किया, उसमें जयप्रकाश नारायण, खान अब्दुल गफ्फार खां, अच्युत पटवर्धन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। इसी तरह से जो संविधान सभा बनी, जिसमें सरदार पटेल, जयप्रकाश जी, राजेंद्र बाबू शामिल हुए, इस संविधान सभा के प्रति भी जेपी की उस समय के क्रांतिकारियों जैसी कोई आस्था नहीं थी। आजादी के बाद देश में सरकार बनी। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री चुने गए। नेहरू जयप्रकाश को सरकार में जगह देना चाहते थे, लेकिन जेपी सत्ता की चकाचौंध से दूर रहना चाहते थे। जेपी के बेमिसाल राजनीतिक जीवन का यह सबसे बड़ा पहलू था कि उन्हें सत्ता से मोह नहीं था। नेहरू की कोशिश के बावजूद जेपी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। वह सत्ता में पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहते थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मैं ऋषि मानता हूं। वो व्यक्ति चाहते तो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे। नेहरू जी उनको ला रहे थे 52 में ही, और ये चर्चा थी कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। उनका नाम राष्ट्रपति के रूप में चला था। और 1977 में जब जनता पार्टी की इतनी ऐतिहासिक विजय हुई थी, तो अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद वो एक बार कहते कि प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, तो बनते, क्योंकि जनता ने उनको वोट दिया था। जब मंत्रिमंडल बना शुरू में, तो जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हर किस्म के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिया कि वो चाहे वो हिंदू महासभा थे, वो एक ऐसी कैबिनेट बना रहे थे जिसमें हर थॉट से हो। तो इसको भी ऑफर किया, इसको पहले बल्कि किया, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक भी सुना है
लेकिन उन्होंने नहीं माना। वो कहते हैं कि हमारे तुम्हारे असूल अलग हैं। जयप्रकाश नारायण आचार्य विनोबा भावे से काफी प्रभावित थे, इसलिए जेपी विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़ गए। 19 अप्रैल 1954 को गया में उन्होंने विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने की घोषणा की। 1957 में उन्होंने लोक नीति के पक्ष में राजनीति छोड़ने का निर्णय लिया। एक बात मैं साफ कर देना चाहूँगा कि भले ही वो सत्ता की राजनीति से अलग हो गए थे, सर्वोदय में चले गए, जीवन दान कर दिया, नेहरू के मंत्रिमंडल में मतलब बुलाए जाने पर भी वो नहीं गए, वो तमाम कहानियाँ हैं। ये तो गांधी के बाद वो अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा किया, लेकिन उन्होंने कभी सामाजिक जो सरोकार थे वो ख़त्म नहीं हुआ। वो हमेशा उस पर चिंतित रहते थे। बुनियादी परिवर्तन की तलाश में सर्वोदय आंदोलन से जोड़ दिया और विनोबा के नेतृत्व में चल रहे उस क्रांतिकारी अहिंसक नवनिर्माण आंदोलन के प्रथम जीवनदानी बने। 60 के दशक में वे राजनीति में दोबारा सक्रिय हुए। 1974 में किसानों के बिहार आंदोलन में उन्होंने तत्कालीन राज्य सरकार से इस्तीफे की मांग की। छात्रों और जनता के आंदोलन में जो मुख्य बात उठाई गई थी वो यह थी कि प्रशासनिक और चुनाव संबंधी सुधार किए जाएं, जिससे कि चुनाव सस्ते हों, सही तौर पर प्रतिनिधित्व संभव हो और प्रशासन जनता के निकट आए। एक अन्य महत्वपूर्ण मांग शिक्षा संबंधी सुधारों के बारे में थी कि शिक्षा प्रणाली को इस तरह गठित किया जाए कि उसका सीधा संबंध देश की समस्याओं के साथ हो और शिक्षा प्राप्त आदमी देश की समस्याओं से बेहतर तरह से निपट सकें। भारतीय इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं जिनको इतिहास ने जीवन में 2-2 बार मौका दिया है। जेपी उसी तरह के अपवाद थे। 42 के क्रांतिकारी और 74 के लोकनायक। साल 1974 जयप्रकाश भारतीय सियासत में एक कटु आलोचक के रूप में उभरे। जयप्रकाश जी की निगाह में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार अलोकतांत्रिक होती जा रही थी। 1975 तक निचली अदालत में गांधी पर चुनावों में भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया था। जयप्रकाश ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की। बदले में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। जब इंदिरा जी के खिलाफ राजनारायण जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी और जून 1975 में वो चुनाव याचिका हार गई थी इंदिरा जी, और अपनी गद्दी को बचाने के लिए उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाया था। जयप्रकाश सरीखे नेता जेल में कैद कर लिए गए। जेपी की कैद ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को और तेज कर दिया। जनसंघ समाजवादी कांग्रेस ओ और भारतीय लोकदल जैसी कई पार्टियां कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने के लिए एकजुट हो गई। जयप्रकाश ने गैर साम्यवादी विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर जनता पार्टी का गठन किया। उड़ीसा में इलेक्शन हुआ था, सतपथी आई थी जब, तो उसमें कई लाखों मतलब कुछ करोड़ में पैसा लगा। तो जेपी तो बहुत नाराज हुए कि भाई ये क्या है। तो वो इंदिरा गांधी जी के पास गए, वही थी सब, कि भाई ये देखिए इतना पैसा सतपथी ने लगाया, ये तो ठीक नहीं है। तो मिसेस गांधी ने कह दिया हमारे पास तो पैसा ही कोई नहीं, किसने लगाया कोई पता है। तो वो बिल्कुल उसको मुनक्कर गई, कोई नहीं। तो ये जो जब जेपी ने देखा तो तब उन्होंने ये सवाल उठाया। जयप्रकाश नारायण सत्ता की राजनीति से दूर रहना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी और विनोबा भावे की पाठशाला ने उन्हें जन जन का नेता बना दिया था। जयप्रकाश अब लोकनायक हो चुके थे। 1977 में जब देश में आम चुनाव हुए तो जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार को धूल चटा दी और देश में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी।
कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर था। पटना में जनता सड़क पर उतर आई, छात्रों का दस्ता आंदोलित हो रहा था। लालू, नीतीश, शरद यादव, सुशील मोदी, मुलायम सिंह यादव और रामविलास पासवान जैसे छात्र नेता आंदोलन में सक्रिय थे, लेकिन नेतृत्व का संकट सामने था। हम लोगों ने छात्र संघर्ष का श्री गणेश किया था। 18 मार्च को पटना में घेराव हुआ था, छात्र नेताओं का संबोधन किया था और बाद में जेपी को हम लोगों ने आग्रह किया। और जेपी को लगता था अगर राजनीति को बदलना है तो हमें छात्रों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। उम्मीदें जेपी पर टिकी थी। जयप्रकाश को नेतृत्व के लिए कहा गया। जयप्रकाश ने अपनी अस्वस्थता जाहिर की, लेकिन छात्र नेता जेपी को छोड़ने को तैयार नहीं हुए। आखिरकार साल 1974 में जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व स्वीकार किया। 1974 में जब हम विद्यार्थी अपनी अपनी विचारधाराओं के अगली कतार के दलों और नेताओं से मोह भंग की स्थिति में थे, हमने जयप्रकाश जी को आकर्षक पाया। हमने उनमें कोई समाधान नहीं देखा, हमने उनमें एक पद्धति देखी, एक रास्ता देखा। मंजिल उनके पास नहीं थी, लेकिन रास्ता था। वो रास्ता था अहिंसक लोक शक्ति के आधार पर समाज को बदलने की कोशिश, जो दल शक्ति और राष्ट्र शक्ति से बड़ी थी। 7 अप्रैल 1974 को पटना की सड़कों पर ऐतिहासिक मौन जुलूस निकाला गया। कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं को आंदोलन से दूर रखा गया। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में छात्रों के विशाल समूह के समक्ष जेपी ने संपूर्ण क्रांति का शंखनाद किया। उसी दिन जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि से नवाजा गया। 74 का जेपी आंदोलन था, ये वास्तव में छात्रों ने प्रारंभ किया था, लेकिन 18 मार्च 74 को पटना में इतनी हिंसा हो गई और हम लोग को लगा कि शायद हम लोग इस आंदोलन को संभाल नहीं पाएंगे। जेपी काफ़ी बीमार थे। हम लोग जेपी के पास गए और हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार कीजिए। तो जेपी ने शर्त लगाई थी कि ये आंदोलन अहिंसक होगा, तोड़ फोड़ नहीं होगा, तभी मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करूंगा। जेपी के संपूर्ण क्रांति का भावार्थ सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि उनका मानना था कि सिस्टम में भी चेंज हो। जब उन्होंने आंदोलन का आह्वान किया तो इसी पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने, जैसे कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। बाद में इन्हीं नेताओं ने बिहार की राजनीतिक विरासत पर अपनी गहरी पैठ बनाई। जयप्रकाश नारायण ने आह्वान किया, भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना जैसी चीजें आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वे इस व्यवस्था की ही उपज है। वे तभी पूरी हो सकती हैं जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए, और संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। संपूर्ण क्रांति ये जब अभी चल रही थी, अभी एजिटेशन वगैरह, तो उसी वक्त उन्होंने संपूर्ण क्रांति इसलिए कहा कि क्रांति तो करके देख लिया, कुछ होता नहीं, तो ये लोग कहते हैं क्रांति का ये मतलब है, वो मतलब है, तो उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल थी: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति। जेपी ने इन 7 क्रांतियों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति कहा। स्वाधीनता आंदोलन के समय जब जेपी जेल से निकले तो उनके स्वागत में पटना के गांधी मैदान में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को समारोह की अध्यक्षता कर रहे बिहार केसरी श्री बाबू ने ज्यों ही मंच पर बुलाया, दिनकर ने अपनी कविता पढ़ी, सेनानी करो प्रयाण भय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखतमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। दिनकर के मन में जेपी के प्रति असीम संभावनाएं दिखती थीं। शायद यही वजह थी कि जीवन के अंतिम दिनों में जब दिनकर बालाजी के दर्शन के लिए तिरुपति गए तो उन्होंने बालाजी से कहा कि हे बालाजी, मुझे मौत दे दो और मेरी शेष उम्र जेपी को दे देना। संपूर्ण क्रांति की तपिश इतनी भयानक थी कि केंद्र में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। जयप्रकाश नारायण की हुक्कार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ा था। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी थी।
जयप्रकाश घर घर में क्रांति का पर्याय बन चुके थे। मिसेस इंदिरा गांधी एक अथॉरिटेरियन रास्ते पर चल रही थी, दूसरा भ्रष्टाचार बहुत था, लेकिन कोई और मुकाबले में नहीं था जिसकी इतनी क्रेडिबिलिटी हो। तो जेपी ने उसका मुकाबला किया और तभी ये हुआ कि भाई जेपी एक पॉलिटिक्स में मोरालिटी लाना चाहते थे, मिसेस गांधी मोरालिटी के खिलाफ थे। वो देखो भविष्य पुकार रहा, वो दलित देश का त्राता है, स्वप्नों का दृष्टा जयप्रकाश भारत का भाग्य विधाता है। तो ये बात जब 77 के आंदोलन, जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब भी ये बात आई थी कि दिनकर ने 46 में जो बात कही कि स्वप्नों का दृष्टा जयप्रकाश भारत का भाग्य विधाता है, वो बात सही हो गई। साल 1977 देश में आम चुनाव हुए। जनता पार्टी को भारी सफलता मिली। आजादी के बाद देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। '77 में इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार गई थी और जेपी एक विजयी सेना के कमांडर ग्रुप में दिल्ली आए थे। हम लोग बच्चे थे, दाढ़ी भी नहीं आई थी, लेकिन नेता बड़े बन गए थे, बड़ी बड़ी मीटिंगें एड्रेस करते थे। जेपी ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर गांधी पीस फाउंडेशन में ठहरे हुए थे। एकाएक मालूम हुआ कि जेपी इंदिरा गांधी से मिलने जा रहे हैं। बड़ा हंगामा हो गया कि आप क्या कर रहे हैं, अभी इंदिरा गांधी हारी हैं, आपकी किडनी खराब हो गई जेल में, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हम लोग सब लोग उनके कमरे में घुस गए। तो जेपी सुनते रहे। एकाएक उन्होंने सर उठाया और कहा, मैं अपने बड़े भाई जवाहर की बिटिया इंदू से मिलने जा रहा हूँ। जेपी जीवन भर एक बहादुर सिपाही की तरह देश की सेवा में लगे रहे। भारत के इस अमर सपूत ने 8 अक्टूबर 1979 को इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन भारतीय जनमानस में जेपी आज भी जिंदा हैं। जेपी का सपना अगर साकार हुआ होता तो आज देश की यह स्थिति नहीं होती, गांव की यह स्थिति नहीं होती। और सपना साकार नहीं हुआ, इसके पीछे मैं समझता हूं कि जो जेपी के सो कॉल्ड अधिकांश शिष्य हैं, उन्हीं के कारण ऐसी स्थिति बनी है। दिनकर की पंक्ति है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास आदर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों की उन पर अंकित कर देता है। कहते हैं जो यह प्रकाश को नहीं मरण से जो डरता है, ज्वाला को बुझते देख कुंड में कूद स्वयं जो पड़ता है।